अनसॉल्व 2025 का आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 4। इसके पहले के 3 सेट हम अपलोड कर चुके हैं। चौथा सेट है जिसका कोड है JA और इसका पहला पार्ट आज हम लोग करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन का पार्ट देखिए क्या है। एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और R इज इक्वल टू एक रिलेशन दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिए अनसॉल्व में, A, B such that B is equal to A plus 2। R एक रिलेशन ऐसा है कि A, B such that B is equal to A plus 2। इस सेट के ऊपर ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है। तो पूछे रहे हैं कि बताओ ये स्वतुल्य सममित संक्रमक, पहले पता करो फिर ऑप्शन हम लोग तय कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले A की वैल्यू जो हम ले सकते हैं वो है 1। तो यहां लिखेंगे कि यदि A की वैल्यू अगर 1 ले ले तो B की वैल्यू क्या होगी। A की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 1 और 2 3, तो B की वैल्यू 3 होगी। फिर आगे देखें अगला A का मान कौन सा है। अगला A का मान 2 है। A बराबर 2 लेंगे तो B बराबर कितना होगा, तो 2 रखेंगे यहां पर, तो 2 और 2 4 होगा। अब अगर A का अगला मान ले लें, अच्छा B भी इसी में से आना चाहिए, तो 4 तो इसमें है ना, देखिए 3 और 4 दोनों इसमें है। अगला A का मान कौन सा ले लेंगे, 3। अगर A बराबर 3 इसमें लेंगे, 3 रखेंगे तो 3 और 2 कितना होगा, 5 भी ठीक है, 5 है इसमें। अब अगली A की वैल्यू नहीं ले सकते, कारण अगर आपने A की वैल्यू 4 ली तो B की वैल्यू करस्पॉन्डिंग आएगी 4 2 6, और भैया 6 इसमें है नहीं, इसलिए मामला बनेगा नहीं। यानी इस रिलेशन के अंदर इस सेट पर अगर वो रिलेशन डिफाइन है तो केवल ये 3 ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, दैट इज 1, 3, 2, 4 एंड 3, 5। यहां जो B है वो A से 2 ज्यादा है, 1 2 3 2 2 4 3 2 5। ठीक, अब क्या करना है, पता करना है कि ये रिलेशन स्वतुल्य सममित संक्रमक है या नहीं है। और ये जो रिलेशन है वो इस सेट के ऊपर डिफाइन है 1 2 3 4 5 पर। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें सिर्फ इतना पता करना है, स्वतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, और संक्रमक है या नहीं है। कोई भी रिलेशन स्वतुल्य कब होता है, जब इस सेट के अंदर आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सब आ जाए। स्वतुल्य होने के लिए इसमें 1 1 होना चाहिए था, 1 1 इसमें है नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। आगे बढ़ते, सममित तब होता क्योंकि इसमें 1 3 है, और 1 3 होने पर इसमें 3 1 भी होना चाहिए था। 1 3 तो है लेकिन 3 1 नहीं है, इसलिए सममित भी नहीं है। आगे बढ़ते, इसमें 1 3 है, 3 5 है, 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 5 से है, तो 1 का 5 से भी तो होना चाहिए था। 1 3 है, 3 5 है, तो क्या होना चाहिए था, 1 5। क्या इसमें 1 5 है, जवाब है नहीं। तो इसका मतलब ये रिलेशन संक्रमक भी नहीं है। इसका मतलब ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें लिखा हो ना स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रमक है। चेक करते हैं, स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रमक भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले क्वेश्चन का खा पार्ट क्या है, एक अवयव दिया है A, m/n ऑर्डर का है, दूसरा अवयव है B, वो n/p ऑर्डर का है, तो इनका जो गुणनफल होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ये हमने आपको बताया हुआ है कि दो अवयवों की गुणा करने से पहले हम देखते हैं कि ये वैल्यूज बीच वाली बराबर हैं या नहीं है। जवाब है हाँ, इनकी गुणा तो हो जाएगी, और इनकी गुणा करने के बाद जो अवयव मिलेगा वो m/p ऑर्डर का होगा। जो साइड साइड वाले होते हैं वो बचते हैं, तो बीच वाले बराबर होना कंपलसरी है। यानी A के स्तंभों की संख्या B की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो गुणा हो जाएगी, और इधर उधर वाला बचता है। तो A भी जो मैट्रिक्स होगा वो m/p ऑर्डर का होगा, m/p ऑर्डर का होगा। वो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है जिसमें m/p मिल जाए। तो ये A ऑप्शन है जिसमें लिखा है m × p। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया कि इस अवकल समीकरण की घात बतानी है। एक अवकल समीकरण सामने दिया है, इसकी घात बतानी है। घात क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। तो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है सेकंड डेरिवेटिव, ये है सेकंड डेरिवेटिव।
तो सेकेंड डेरिवेटिव ही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी जो पावर होगी, अच्छा दोनों जगह सेम ही है, ये तो जुड़ भी जाएंगे, 7 5 12 सेकेंड डेरिवेटिव स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। खैर जोड़ने से क्या मतलब अपने को, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही घात होती, तो घात इसमें 2 होगी। घात कितनी होगी इसमें? 2 होगी। देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, घात 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। इसमें कहा गया कि आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस पूछी, यानी दिक्कोज्याएं। दिक्कोज्या निकालना आपने सीखा था। सबसे पहले आप एक काम कर लो, इसका मॉड निकाल लो। इसे मान लो हमने वेक्टर ए मान लिया, इसका मॉड क्या होगा? इसका मॉड होगा अंडर रूट में 1 का वर्ग 1, फिर 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग 4, तो 4 1 5 1 6, रूट 6 हो जाएगा। अब इसकी दिक्कोज्याएं निकाल लो। एल बराबर आई कैप का गुणांक क्या है? 1 अपॉन रूट 6, आई कैप के गुणांक को इससे डिवाइड कर दो। एम बराबर क्या हो जाएगा? जे कैप का गुणांक क्या है? 1 अपॉन रूट 6, और एन बराबर क्या हो जाएगा? के कैप का गुणांक क्या है? -2, और अपॉन में मॉड लिख दो रूट 6। सीधी बात है, इसका मॉड करिए, इनके गुणांकों को भाग करिए। 1/√6 1/√6, तो ऑप्शन देख लीजिए लिखा होगा, जिसमें लिखा हो 1/√6 1/√6 -2/√6। चेक कर लीजिए, जो भी ऑप्शन हो वही सही है। तो 1/√6 1/√6, मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है, 1/√6 1/√6 -2/√6। तो घा का बी ऑप्शन करेक्ट है, यही दे भी रखा है। अगले क्वेश्चन में चला जाए। आर स्टार जो सेट है वो सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का सेट है। शून्येतर का मतलब क्या होता है? मतलब जिसमें सारे रियल नंबर आएंगे, सारे रियल नंबर आएंगे। शून्येतर का मतलब है शून्य ना हो। एक होता है शून्य, एक होता है शून्येतर। शून्य माने शून्य, और शून्येतर का मतलब जो शून्य नहीं है। तो आर स्टार का मतलब जानते हैं सवाल में क्या हुआ? सारे रियल नंबर सिवाय कौन? 0 के। आर स्टार का मतलब सारे रियल नंबर की बात करनी है सिवाय 0 के। 0 नहीं है, यानी डोमेन में भी सारे रियल नंबर हैं, कोडोमेन में भी सारे रियल नंबर हैं, कौन नहीं है उसमें? 0 नहीं है। अच्छा, पता करना है कि एकेकी आच्छादी है या नहीं है। जो ऑप्शंस हैं उनको देखकर पता चल रहा है। तो वैसे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन चलिए इसको हम डिस्क्रिप्टिव मोड में ही लगाते हैं। एकेकी पता करने के लिए हमने क्या नियम बताया था कि FA बराबर FB लेकर चलो, FA बराबर FB लेकर चलो, और लास्ट में अगर A बराबर B आ जाए तो एकेकी है। तो FA बराबर FB लेकर चलें। बताओ FA क्या है? 1/A। FB क्या है? 1/B। पलट दीजिए, A बराबर B, तो FA बराबर FB पर A बराबर B आ गया। इसका मतलब एकेकी है। तो FR स्टार टू R स्टार एकेकी है। अब बात करते हैं आच्छादक है कि नहीं है। अगली हेडिंग पड़ेगी, हमें चेक करना होगा आच्छादक है या नहीं है। आच्छादक का क्या मेथड हमने तुम्हें बताया था, बताइए। आच्छादक के लिए होता था, सबसे पहले हम लोग ये मान लेते थे, माना fx बराबर y। कोडोमेन की एक संख्या मान लेते थे, कोडोमेन में एक संख्या मान लेते थे y है। ये आर स्टार सेट है और ये भी आर स्टार सेट है। इसमें सारे रियल नंबर हैं, 0 नहीं है। कोडोमेन में एक संख्या मान लेते थे y, और मान लेते थे डोमेन से कनेक्ट, डोमेन के एलिमेंट x से कनेक्ट कर रही है। एक fx हमने मान लिया और एक fx सवाल में दिया गया है। क्या दिया गया है? 1/x। इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2। कंपेयर करें, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड भी इक्वल होगा। y इज इक्वल टू 1/x, इधर गुणा कर दें। xy इज इक्वल टू 1, x बराबर कितना? 1/y। आपको सिर्फ इतना बताना है, जो x का मान आया वो डोमेन में होगा या नहीं होगा। तो होगा, क्योंकि अगर y कोई रियल नंबर है तो उसका उल्टा भी रियल नंबर होता है। अब 0 पर डिस्कशन नहीं करना कि सर अगर y 0 हो जाए, तो पहले ही बता रखा कि इसमें सारे रियल नंबर हैं, 0 तो इसमें है ही नहीं ना कोडोमेन में, तो ये बिलोंग करेगा डोमेन में।
और इसका जब भी बिलोंग कर जाता है इसका मतलब होता है कि आच्छादक है। अतः एफ आर स्टार टू आर स्टार आच्छादक है। तो इसका मतलब ये हुआ जाकर के इसमें ऑप्शन टिक होगा जिसमें भी ये दिया हो कि एकैकी आच्छादी है, तो पहला ऑप्शन ही टिक हो जाएगा, उसमें लिखा है एकैकी आच्छादक है, एकैकी भी है और आच्छादक भी है, तो पहला ऑप्शन टिक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दूसरे का पार्ट देखिए क्या है। इसमें कह रहे हैं कि कॉस इनवर्स -1/√2 का मान ज्ञात करो। इसका मुख्य मान निकालना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने पढ़ी होगी उन्हें पता होगा, कॉस इनवर्स के अंदर जब भी माइनस लगाओ, माइनस हटाओ, पाई माइनस लगाओ, माइनस हटाओ, पाई माइनस लगाओ। ये एक फार्मूला होता है, अगर नहीं याद है तो याद कर लो। कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स के अंदर से माइनस हटाओ, अंदर पाई माइनस हटाओ, पाई माइनस लगाओ। अब कॉस में 1/√2 मान किसका होता है? 45 का होता है। किसका होता है? 45 का। और हमें रेंज भी अपनी ध्यान रखनी है। कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज है वो 0 से 180 तक होती है, 45 उसके बीच में भी आता है। अब कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मुख्य मान ही है। π/4 प्रिंसिपल रेंज में आता है। अब एलसीएम लें तो 4 में पाई गया तो 3π/4। ये आंसर हो गया। दूसरे का हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरे का पार्ट लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए। दूसरे का पार्ट ये है कि एक fx दिया गया है, इसमें लिखा है x + 5 x - 5। आगे है अगर x < = 1 और यहां पर लिखा है कि अगर x > 1 और रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग है। कह रहे हैं x बराबर 1 पर बताओ ये संतत है या नहीं है। 1 पर संतत है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अगर 1 पर चेक करना है तो 3 काम करने होते हैं बेटा। हम LHL चेक करते हैं, RHL चेक करते हैं और F1 चेक करते हैं। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो संतत, नहीं तो संतत नहीं। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकाल लेते हैं। 1 पर चेक करने जाएंगे तो लिखेंगे 1 नेगेटिव fx। अगले स्टेप में होता है हमेशा लिमिट h टेंड्स टू 0। और ये बताओ 1 नेगेटिव तो क्या होगा? 1 - h। आप बताओ, आगे बढ़ो। 1 में घटाएंगे तो क्या होगा? 1 में घटाएंगे 1 से छोटा होगा। 1 में घटाएंगे 1 से छोटा होगा। 1 से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन काम कर रहा है, ऊपर वाला। इसे fx कहो, x की जगह रख दो 1 - h। x की जगह क्या रख दो? x की जगह रख दो 1 - h + 5। h को आप इसमें 0 पुट कर दो, लिमिट मूव करा दो। अब 1 में 0 हो जाएगा 1, 1 और 5 6। तो LHL कितनी आ गई? 6 आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होगी बताइए? यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, इसमें है 1 नेगेटिव, RHL में क्या होगा? 1 पॉजिटिव fx। अगले स्टेप में क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा 1 पॉजिटिव तो क्या होगा? 1 + h। 1 में जोड़ेंगे तो 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़े पर कौन सा काम करेगा? 1 से बड़े पर ये वाला काम करेगा बेटा। इसे fx कहो, x का मान यहां रख दो 1 + h। x का मान रख दो 1 + h - 5। h को आप इसमें 0 कर दो, 1 + 0 - 5। तो 1 में से 5 घटेगा तो -4। अब आप बताओ क्या LHL और RHL बराबर हैं? तो जवाब आएगा LHL और RHL बराबर नहीं है। और ये बराबर नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। क्योंकि संतत होने के लिए जरूरी होता है कि LHL, RHL और F1 तीनों बराबर हो। यहां तो LHL RHL ही बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये संतत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
दूसरे का गा पार्ट। इंटीग्रेशन है एक छोटा सा एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स की पावर 4 dx। कैसे होगा? सब्स्टिट्यूशन का है सिंपल सा, इसमें x की पावर 4 को आप t मान लो, ये रिपीट कर जाएगा। एक तरीके से एक नंबर में फ्री का सवाल आ गया, x की पावर 4 को t मान लें। अब इसमें क्या होगा? घात आगे आती है, उसमें से एक 4 आगे आया, 4 में 1 गया 3, t का dt ओवर dx। अभी क्या होगा? एक्स क्यूब dx बराबर dt अपॉन 4, 4 जाएगा बटे में। अब क्या करें? एक्स क्यूब dx का मान बताइए। एक्स क्यूब dx, देखिए एक्स क्यूब dx का मान हो जाएगा dt अपॉन 4, और x पावर 4 को t लिख देंगे, x पावर 4 को t लिख देंगे। 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। e की पावर t का समाकलन होता है e की पावर t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है x की पावर 4 प्लस c। योर आंसर, यही आंसर है बेटा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का घा पार्ट देखेंगे क्या है। पीबी बराबर दिया गया है 9/13। ठीक है जी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है 4/13। पी ए इंटरसेक्शन, स्टॉप कर दिया। ठीक है, पी बी बराबर 9/13। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 4/13, और हमें पी ए अपॉन बी निकालना है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी अगर आपने पढ़ी हो, पहली प्रश्नावली भी पढ़ी होगी, प्रायिकता की पहली प्रश्नावली, तो ये सवाल लग जाएगा। ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन हो, इसका फॉर्मूला देखिए। ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन होता है, जो नीचे होता है वो नीचे होता है। याद कर लो, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन होता है, जो नीचे होता है नीचे होता है। पी इंटरसेक्शन बी का मान कितना? 4/13, और पी बी का मान कितना? 9/13। 13 कट गया। योर आंसर इज 4/9। इसके बाद एक पार्ट इसमें और रह गया है, वो भी कर लेते हैं हम लोग। इसमें दूसरे का अंगा पार्ट। वेक्टर ए बराबर दिया गया है आई कैप प्लस 2j कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया गया है 2i कैप प्लस j कैप। पूछ रहे हैं कि क्या मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी, तो ये तो चेक करने के बाद पता चलेगा। फिर पूछ रहे हैं क्या ये दोनों बराबर भी हैं, ये जरूरी नहीं है। मॉड बराबर होने का ये मतलब नहीं वेक्टर बराबर हो भी सकते हैं, क्योंकि वेक्टर बराबर तब होते हैं जब परिमाण भी समान हो, दिशा भी समान हो। तो बराबर तो नहीं है, ऐसे ही पता चल रहा है। दो वेक्टर बराबर तभी होते हैं, सुन लीजिए, जब i के गुणांक भी सेम हो और j के गुणांक भी सेम हो। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कैसे बराबर हो ही नहीं सकते। बराबर तो नहीं है, लेकिन मॉड बराबर हो सकता है। देखते हैं, वेक्टर a का मॉड निकालिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5। ठीक है जी। वेक्टर b का मॉड निकालिए। 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 और 1 5, √5। ये भी ठीक है। अब आप चेक करो, क्या मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी, दोनों बराबर आए हैं क्या? तो फ्रॉम 1 and 2 हम ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी। ए का मॉड और बी का मॉड दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, इन्होंने पूछा था क्या मॉड ऑफ ए बराबर, हाँ बराबर है। क्या ए और बी समान है, तो लिखेंगे चूंकि आई कैप और जे कैप के गुणांक समान नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर बराबर तभी होंगे आई जे में अगर दिए हैं जब उनके गुणांक भी बराबर हो। अतः वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। वेक्टर्स इक्वल नहीं है, लेकिन उनके मॉड, उनके परिमाण जो है वो समान है। हाँ से